जय हिंद साथियों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सफलता बैच के माध्यम से मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। ठीक है साथियों, और इस लेक्चर नंबर 9 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। ठीक है साथियों, इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक था वो था गठन, ठीक है, और दूसरा टॉपिक था सामान्य परिचय। ठीक, ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे, और ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के पर्वत, और इसका हम आज पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा या ईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो आज ही जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को डेली मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की क्लासें सही समय पर प्राप्त होती रहें। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने हमारे मध्य प्रदेश के पर्वत वाली इस सीरीज में अभी तक क्या पढ़ लिया। तो हमने ये देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो याद रखिएगा 2। कौन कौन सी? एक है सतपुड़ा, ठीक है, एक है सतपुड़ा और दूसरी है विंध्याचल। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल। हमने ये भी देखा कि हमारे इन दोनों पर्वतों के मध्य कौन सी भ्रंश घाटी स्थित है, तो याद रखिएगा इन दोनों के मध्य हमारी नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है। ठीक है साथियों, हमने कल ये देख लिया था, और हमने ये भी देखा था कि हमारे जो भारत का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो किधर है, तो पूर्व से, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर हमारा ढाल है। ठीक है, और हमने इसी कड़ी में कल ये भी देखा था कि हम पढ़ रहे थे हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हमने देखा था कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार हम गुजरात से देखते हैं, तो गुजरात से लेकर तो हमारे झारखंड तक, कहाँ तक है? झारखंड। ठीक है, और झारखंड में भी हमने देखा कि झारखंड में छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसकी कितनी उपश्रेणियां हैं, तो हमने ये देखा था कि इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम? सतपुड़ा की। ठीक है, सतपुड़ा की कितनी उपश्रेणियां हमने पढ़ी, तो 3। कौन कौन सी? तो पहली है राजपीपला, ठीक, दूसरी हमने पढ़ी मध्य सतपुड़ा, ठीक, और जो तीसरी हमारी श्रेणी रहेगी वो रहेगी मैकाल। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी कौन सी श्रेणी, जो हमारी राजपीपला श्रेणी है, ठीक है, इस राजपीपला श्रेणी में हमने क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा
कि जो इसका विस्तार है वो कहाँ से है, तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर तो बुरहानपुर दर्रे तक। ठीक है, बुरहानपुर दर्रे तक हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि इसकी भी कितनी उपश्रेणियाँ हैं, तो इसकी भी हमने 5 उपश्रेणी पढ़ी। कौन कौन सी, तो पहली थी हमारी मथवार, ठीक, दूसरी थी हमारी अखरानी, ठीक, तीसरी हमारी थी मथवार, अखरानी, और तीसरी है हमारी बड़वानी। तीसरी क्या हो गई हमारी, बड़वानी हो गई। और इसी बड़वानी में हमने देखा था कि यहाँ पर पाई जाती है चूलगिरी। ठीक है, और इस चूलगिरी की हमने हाइट क्या देखी थी, तो याद रखिएगा इस चूलगिरी की हमने हाइट देखी थी 1215 मीटर। ठीक है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक है, इसके बाद हमने चौथा जो भाग था वो क्या था, तो मथवार, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, और लास्ट 5वां था असीरगढ़। ठीक है, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। ठीक है साथियों, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में 2 पर्वतमालाएं हैं, जिसमें एक सतपुड़ा है और एक विंध्याचल है, और इनके मध्य में नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है। फिर हमने देखा कि सतपुड़ा जो है उसका विस्तार हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो गुजरात से लेके तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि सतपुड़ा को कितने भागों में बांटा, तो सतपुड़ा को हमने 3 भागों में बांटा, राजपीपला, मध्य सतपुड़ा और मैकाल। ठीक है, फिर राजपीपला की बात की तो राजपीपला का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा इसका विस्तार गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक है, जिसके हमने 5 उपश्रेणियाँ पढ़ी। और 5 उपश्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो मथवार, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, और ये 5 है। और बड़वानी में हमने देखा था कि चूलगिरी, जो कि इस राजपीपला श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी हाइट कितनी है, तो 1215 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर है, तो ये हमने देखा, जो हमने अभी तक कल तक पढ़ा था इसका हमने एक ओवरव्यू देख लिया। ठीक है साथियों, तो आज हम जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो आज हम शुरू करेंगे, एक मिनट, ठीक है, आज हम शुरू करेंगे मध्य सतपुड़ा से। ठीक है, तो हम देखते हैं मध्य सतपुड़ा के बारे में कि यह राजपीपला श्रेणी के पूर्व में स्थित एक चौड़ी श्रेणी है। ठीक है, और इसे हम ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी कि इसकी कितनी उपश्रेणियाँ हो गई, तो याद रखिएगा इसकी 2 उपश्रेणियाँ हो गई। पहली कौन सी, ग्वालीगढ़, और दूसरी इसकी क्या हो गई, महादेव हो गई। अगर हम बात करें कि इनका विस्तार किन किन जिलों में है, तो देखिएगा होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, इसके बाद हरदा, बैतूल। ये अब हमने एक और नया जिला देखा है पांडुरना, तो उसके अंतर्गत भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं अपन, ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा यह मध्य सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हमने ये देखा कि ये एक ऊंचा स्थान है या चौड़ा स्थान है, और इसी क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़, यहाँ पाई जाती है, जिसकी हाइट क्या है, तो 1350 मीटर इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर हमें हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़, जो 1326 मीटर की यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर नंदीगढ़ और कालीभीत की पहाड़ियाँ भी हमें इसी श्रेणी में देखने को मिलती है। और इसके कितने भाग है, तो याद रखिएगा इसके ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी इसके 2 प्रमुख भाग है। और बहुत बार पूछा गया है कि धूपगढ़ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सतपुड़ा ऑप्शन बहुत कम दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो अधिकतम ऑप्शन दिया जाता है वो है महादेव श्रेणी या महादेव पर्वत। ठीक है, तो महादेव श्रेणी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की वह कौन सी है, धूपगढ़ है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चौरागढ़ है। अभी तक हमने 3 चोटियां पढ़ी है, पहली धूपगढ़ 1350 मीटर, दूसरी चौरागढ़
1326 मीटर, और तीसरी हमने पढ़ी चूलगिरी जो कि 1215 मीटर है। यहीं पर हम देखते हैं कि यह बुरहानपुर दर्रे से लेकर तो सिवनी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ नर्मदापुरम जिला पाया जाता है, और इसी नर्मदापुरम जिले में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है हमारे मध्य प्रदेश का, कौन सा, तो याद रखिएगा पंचमढ़ी। क्या नाम है इसका? पंचमढ़ी। ठीक, तो ये जो पंचमढ़ी है ये भी इसी श्रेणी के अंतर्गत स्थित है, और याद रखिएगा यहीं पर हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है जो कि 199 सेंटीमीटर है। क्लियर है साथियों? आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है राजपीपला वाला, ये चौड़ा नहीं है, ये सकरा है और टेढ़ा मेढ़ा है, जबकि महादेव का जो हिस्सा है महादेव श्रेणी का, चूँकि हमको पता ही है कि महादेव सबसे ऊंचे होते हैं, तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो कहाँ स्थित है, तो वो महादेव श्रेणी में स्थित है। ठीक है साथियों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने देखा कि यहीं पर हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, जिसकी हाइट क्या है, तो 1350 मीटर इसकी हाइट है। और याद रखिएगा इसी धूपगढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो हरवत्सकूट के नाम से इसे प्राचीन समय में जाना जाता था। वहीं पर हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है चोरागढ़, जिसकी हाइट है 1326 मीटर। ठीक है, तो अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि जो ताप्ती नदी है ये ग्वालीगढ़ श्रेणी के दक्षिण वाले हिस्से से निकलती है, क्योंकि ताप्ती नदी मुल्ताई बैतुल नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा पंचमढ़ी है, और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, और कितने सेंटीमीटर होती है, तो याद रखिएगा 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और इसी पंचमढ़ी को हम हमारी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सॉरी, और इसे ही हम सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर कल को प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब क्या होगा? पंचमढ़ी होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पंचमढ़ी। तीसरा, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी को कहते हैं। ठीक है, हरवत्सकूट किसका प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा धूपगढ़ चोटी, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये महादेव पर्वत पर स्थित है। क्लियर है साथियों? चलिए, और इसी क्षेत्र से हम देखते हैं कि एक और नदी हमें निकलती हुई दिखती है, जो कि कालीभीत पहाड़ी से पंचमढ़ी वाले इलाके से इसका, सॉरी कालीभीत पहाड़ी, पंचमढ़ी नहीं है इसका, है ना, कालीभीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा ये 172 किलोमीटर बहते हुए ये कहाँ मिल जाती है, तो ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। और यह नर्मदा की जो टोटल 41 सहायक नदियों हैं उन सभी में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा हमारी नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है, तवा नदी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगला हमारा भाग आता है। देखिए फिर हम देखते हैं एक और काम की चीज़ कि महादेव श्रेणी के दक्षिणी ढलान में हमें मैग्नीज और छिंदवाड़ा के निकट पेंच घाटी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है। तो यानी कि मैग्नीज के भंडार और कोयले के भंडार हमें किस श्रेणी में मिलते हैं, तो महादेव श्रेणी वाले हिस्से में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये तीसरा स्थान है जिसे हमने क्या नाम दिया, तो याद रखिएगा इसे हमने मैकाल नाम दिया है। ठीक है, और मैकाल की पूछ ली जाती है कि इसकी आकृति कैसी है। देखिए हमने सबसे पहले राजपीपला देखा, तो राजपीपला वो कम चौड़ा है और सकरा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, जबकि सर्वाधिक हाइट वाला इलाका या सबसे फैला हुआ हिस्सा कौन सा है, तो महादेव श्रेणी वाला हिस्सा है। यहीं पर सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पाई जाती है। और अगर मैकाल के बारे में पूछ लिया जाए तो मैकाल हमारे मैकाल की जो आकृति है वो कैसी है, तो याद रखिएगा इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार। कैसी है? अर्धचंद्राकार।
कार। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ तक है, तो सिवनी से लेकर तो छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है मैकाल वाले हिस्से का। ठीक है, और अगर हम देखें तो अमरकंटक जिसकी हाइट क्या है 1067 मीटर, जो हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी तो नहीं है लेकिन हम दूसरी ऊंची चोटी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में हमें एक क्षेत्र मिलता है जिसे हम अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, और इसी क्षेत्र में हमें किरार घाटी मिलती है जिसका क्षेत्रफल लगभग क्या है, तो 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसीलिए हम बहुत सारी किताबों में हमें इस जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 2,08,245 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है। लेकिन अब चूंकि ये किरार घाटी वाला विवाद हमारा सुलझ गया है, तो किरार घाटी वाला जो क्षेत्र है वो अब कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा अब ये हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है। इसलिए अगर पूछ लिया जाए कि हमारा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखिएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो निकलती है जिसमें नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, भोपाल से नहीं निकलती है। ठीक है, हाँ, कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका आंसर भोपाल भी बताया था, लेकिन याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक, अनूपपुर है। क्लियर है साथियों। चलिए, अब यहीं पर हमें देखने को मिलता है, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ लांजी की पहाड़ियाँ पाई जाती है जो कि बालाघाट जिले में स्थित है, और ये जो लांजी की पहाड़ियाँ वाला हिस्सा है यहाँ पर सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि यहीं पर हमें मैग्नीशियम और बॉक्साइट, ठीक है, ये सारी की सारी खदानें हमें इसी बालाघाट वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिसे हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और वह भी सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और वह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या देखा हमने मैकाल श्रेणी के बारे में कि यह सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, यानी कि पूर्व वाले इलाके में जो श्रेणी पाई जाती है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा मैकाल श्रेणी है। ठीक है साथियों, एमपीपीएससी में पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि सतपुड़ा का विस्तार लिखिए। ठीक है, और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हमें सही उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कर देते हैं। प्रश्न क्या था कि इसका पश्चिम से पूर्व का विस्तार लिखिए। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है क्या है, राजपीपला। ठीक, इसके बाद आता है महादेव। ठीक है, और इसके बाद जो आता है वह आता है मैकाल। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया, और ये वाला इलाका ईस्ट हो गया। ठीक है सॉरी, तो कल को हमें हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मैकाल आएगा, दूसरे नंबर पर महादेव आएगा, और तीसरे नंबर पर राजपीपला आएगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि कई बार हम एक दो नंबर से हमारे सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो ये है कि हम प्रश्नों को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। क्लियर है साथियों। चलिए, और यह कैसा है, तो याद रखिएगा यह अर्धचंद्राकार है। कैसा है, अर्धचंद्राकार। क्लियर है, अर्धचंद्राकार है। इसका विस्तार की बात करेंगे तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिले में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ
इस श्रेणी में ही कौन सा स्थान है? अमरकंटक है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? आम्रकूट के नाम से जानते हैं। और यहीं हमारे नर्मदा, सोन और जोहिला 3 प्रमुख मध्य प्रदेश की नदियाँ निकलती हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट याद रखिएगा कि अमरकंटक को विंध्याचल और सतपुड़ा का क्या कहते हैं? संधि स्थल या मिलन स्थल भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका अगला पॉइंट क्या है कि यह महानदी और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। चलिए, तो इसको हम मैप में समझ लेते हैं कि ये कैसे जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक, चलिए, तो ये रहा हमारा मैप। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले पूरा इरेज कर लेता हूँ। ठीक, चलिए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया अपन ने। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये जो नदी है ये कौन सी है? इसको थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को क्लियर विजिबल रहे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा थोड़ा सा, ठीक, चलिए, तो ये जो हमारी नदी गई कौन सी है? ये हमारी नर्मदा मैया है। ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है या छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। उस नदी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, महानदी है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा मैकाल वाला है, अगर ये नहीं होता तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारी नर्मदा है ये इधर आ जाती, या फिर ये मैकाल आगे बढ़ के नर्मदा में मिल जाती, सॉरी, महानदी नर्मदा में जाके मिल जाती। लेकिन इन दोनों को मिलने से कौन रोक रहा है? तो याद रखिएगा, मैकाल श्रेणी नर्मदा और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, और अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोदावरी और नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो याद रखिएगा, हमारा ये पूरा सतपुड़ा पर्वत जो है ये क्या करता है? तो ये जल विभाजक का कार्य करता है। क्लियर है साथियों? चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो सतपुड़ा वाला सेक्शन है इसे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए, इसको हम एक शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा, ठीक है, चलिए, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो सतपुड़ा है वो कितने भागों में स्थित है? बटा हुआ है 3 भागों में, राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकाल। ठीक है, इसके बाद हमने इन तीनों को 3 भागों में बांट लिया। ठीक, सबसे पहले हमने बात की राजपीपला की, और राजपीपला का विस्तार हमें कहाँ से मिलता है? तो गुजरात से लेकर तो बुरहानपुर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर हमने इसमें क्या देखा कि यह जो स्थान है ये कम चौड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है और ढलान वाला हिस्सा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसके कितने उपभाग हैं, तो इसके 5 उपभाग हैं। कौन कौन से? मथवार, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने हमारा इसी का दूसरा भाग देखा जिसे हम महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं, और महादेव श्रेणी में हमने क्या देखा कि इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? तो ये जहाँ पर आकर मिलता है राजपीपला और महादेव, उस वाले हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, ग्वालीगढ़ के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें तो ये राजपीपला के कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। यह अधिक चौड़ा स्थान है, और यहीं पर हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी हाइट क्या है? 1350 मीटर,
और दूसरी है चोरागढ़ जिसकी हाइट है 1326 मीटर। ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहीं पर हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है, जिसे हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इसे हम मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई, तो याद रखिएगा यह हमारे पंचमढ़ी में इसे दर्ज किया गया। ठीक है साथियों, हम जब मध्य प्रदेश की जलवायु वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो उसमें यह भी देखेंगे कि पंचमढ़ी में ही क्यों सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से तवा नदी निकलती है जो किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहीं पर कालीभित की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने तीसरा वाला हिस्सा क्या देखा, तो याद रखिएगा हमने तीसरा हिस्सा देखा मैकाल का। और मैकाल में हमने देखा कि इसका विस्तार सिवनी से लेकर तो छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, और यहीं पर हमें इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या मिलती है, अमरकंटक, जो कि 1067 मीटर स्थित है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र पाया जाता है। फिर हमने देखा कि इसी मैकाल श्रेणी से लगा हुआ किरार घाटी क्षेत्र है, जो कि 7 वर्ग किलोमीटर का है। साथियों, एक थोड़ी सी हमने कंटेंट डाटा गलत पढ़ लिया था कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसे हमने मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पढ़ लिया था, लेकिन याद रखिएगा यह जो विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो उसको ठीक कर लीजिएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियाँ, जिसमें नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम होता है। यहीं पर लांजी की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो कि बालाघाट जिले में, जो कि मैग्नीज और बॉक्साइट के उत्पादन में या सर्वाधिक इसी क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। या हम इसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो वह है बालाघाट वाला एरिया। ठीक है, या मैकाल श्रेणी वाला एरिया। ठीक है साथियों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इसके लिए हमें एक और लेक्चर लगेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ भी प्रश्न ना छूटे और हमारे सिलेक्शन में हमें कोई कमी हम हमारी तरफ से ना रखें। ठीक है साथियों, तो आज हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कंप्लीट हो गया है, तो इसे पढ़ें और अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आप लोग बार बार इसका रिवीजन कर सकें। और कल हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे, और उसके अलावा जो कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और भी हम उन पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और आप लोग इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह पहुंच सके, और उन्हें कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली शाम को 5:30 बजे, ठीक है, डेली 5:30 बजे हमारी क्लास रहती है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है साथियों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।